Okay, good morning, students. Today we will be starting with Unit 4, okay, of VDT 301. We are going to study about different regulations, rules and laws regarding the foods and their packaging, manufacturing in India. So basically we'll be discussing about food regulations which are laid down by the Indian government. So these include BIS, PFA, MMPO, MPO, FPO, edible oils packaging order, vegetable and oil products order, FSSA, FSSAI. So basically हम इन सब के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे, समझेंगे कि ये कौन से ऑर्डर्स हैं, कौन से लॉज हैं जो आपके फूड इंडस्ट्री में, डेयरी इंडस्ट्री को कंट्रोल करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग को एंड प्रोसेसिंग को। इसमें सबसे पहले जो आपका आता है वो आता है BIS. दिस इज ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है, इट वाज ओरिजिनली नोन एज इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन। वेरियस कमिटीज जो होती हैं, जो कि रिप्रेजेंट करती हैं गवर्नमेंट को, कंज्यूमर और इंडस्ट्री को, उन्होंने ISI बनाया था। ठीक है, सेफ्टी, इसमें सेफ्टी, परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, जो प्रोडक्ट आपका बन रहा है वो कितना सेफ है, उसकी कितनी रिलायबिलिटी है, अगर उसमें ISI मार्क्ड है वो। So this is the certification which assures you about the safety and reliability of your product. ISI is now known as Bureau of Indian Standards. जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है ये ऑपरेट करता है और ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराता है अंडर द स्कीम ऑफ BIS एक्ट 1986. दिस एक्ट covers more than 450 different food products और इस एक्ट के अंदर डिफरेंट स्टैंडर्ड्स दिए जाते हैं हर एक पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट के लिए। अगर एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन उन मिनिमम स्टैंडर्ड्स को मीट करती है, मैच करती है, तो उसको ISI का सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। ये जो सर्टिफिकेट होता है ये वॉलंटरी सर्टिफिकेट होता है, लेकिन अगर ये सर्टिफिकेट आपके किसी भी फूड या वेजिटेबल प्रोडक्ट पर है, इट सिग्निफाइज द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। The organization runs a voluntary certification scheme known as ISI mark for certification of processed food items. जो processed food items होते हैं उनके सर्टिफिकेशन किया जाता है BIS के द्वारा। स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं हर एक प्रोसेस्ड फूड के लिए, मसालों के लिए, प्रोसेस्ड मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए, एनिमल प्रोडक्ट्स के लिए, और जो ऑर्गेनाइजेशंस उन स्टैंडर्ड्स को मीट करते हैं उन्हें BIS के द्वारा एक ISI मार्क सर्टिफिकेट दिया जाता है। Once these standards are accepted, जब BIS स्टैंडर्ड्स बना लेती है, उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो जो मैन्युफैक्चरर्स प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं, वो BIS का लेबल, ISI का लेबल अपने प्रोडक्ट के पैकेजिंग पर लगा सकते हैं। जो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी की टेस्टिंग होती है वो BIS के खुद अपना उनका एक नेटवर्क होता है, टेस्टिंग लेबोरेटरीज होती हैं जो कि आपकी दिल्ली में है, मुंबई में है, कोलकाता, चेन्नई, चंडीगढ़, पटना, इन सारे लोकेशंस पर, मेजर लोकेशन पर BIS की लेबोरेटरीज हैं जो कि प्रोडक्ट की क्वालिटी को जांच करती हैं, टेस्ट करती हैं। इसके साथ साथ इनके टाई अप होते हैं कुछ प्राइवेट लेबोरेटरीज के साथ भी, which do their job of testing the quality of the product. The certification scheme is basically voluntary in character, but some of the items require compulsory BIS certification. ये जो BIS का सर्टिफिकेशन है ये वॉलंटरी सर्टिफिकेट होता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन चाहे तो वो ले सकती है, नहीं तो नहीं भी ले सकती।
बट कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि जिनके लिए BIS का सर्टिफिकेशन कंपलसरी है। कौन से प्रोडक्ट्स हैं? जैसे फूड कलर्स, फूड एडिटिव्स, इन्फेंट मिल्क फूड, infant formula, milk and cereal based weaning food, milk powder, and condensed milks. For these products, the BIS mark or the BIS certificate is compulsory. The activities are twofold: the formulation of Indian standards in the processed food sector and the implementation of the standards through promotion and through voluntary and third party certification system. So BIS का क्या एक्टिविटी है? सबसे पहली एक्टिविटी ये है कि डिफरेंट प्रोसेस्ड फूड्स के लिए, फूड प्रोडक्ट्स के लिए स्टैंडर्ड सेट करना और फिर उन स्टैंडर्ड्स को इम्प्लीमेंट कराना थ्रू द सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स. BIS has on record standards for most of the processed foods. In general, these standards cover raw material permitted. ये standards के अंदर क्या क्या होता है कि किस प्रोडक्ट के लिए कौन से permitted raw material है, कितनी उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए, हाइजीनिक कंडीशंस कैसे कैसे हाइजीनिक कंडीशंस को मेंटेन करना है मैन्युफैक्चरिंग और पैकेजिंग के दौरान, और लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स क्या हो सकती हैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए. Manufacturers complying with standards laid down by the BIS can obtain the ISI mark. जो मैन्युफैक्चरर्स BIS के इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेगा, कंप्लाई करेगा, that manufacturer can actually apply for a ISI mark and it can get it, and they can exhibit this certificate on their product packages. Now salient features इसके या फिर functions आप कह सकते हैं BIS के क्या हो सकते हैं. सबसे पहला function है standards बनाना, standards को formulation करना. ठीक है, हर एक प्रोसेस फूड के लिए उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हो सकते हैं, इंग्रेडिएंट्स की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, हाइजीनिक कैसी कंडीशंस होनी चाहिए आपके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर, पैकेजिंग कंडीशंस क्या होनी चाहिए, लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स क्या हो सकती हैं हर एक प्रोसेस फूड के लिए. ये सब जब एक जगह लिखा जाता है तो वो कहलाता है स्टैंडर्ड. सो स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन, इसी के साथ साथ सर्टिफिकेशन देना, फिर लेबोरेटरी में टेस्टिंग करना. हर एक प्रोसेस फूड के लिए आपने जिसको सर्टिफिकेट दिया है उसमें कैसी उस इंडस्ट्री में किस तरीके की प्रोसेस्ड फूड बन रहा है, उसकी क्या क्वालिटी है, कैलिब्रेशन करना, मैनेजमेंट करना, स्टैंडर्ड्स को प्रमोट करना, प्रमोशन करना, कंज्यूमर अवेयरनेस फैलाना कि BIS का भाई मार्क है तो आप यू कैन रिलाई ऑन द प्रोडक्ट. सो दीज आर ऑल द फंक्शंस. ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अरेंज करना, these are the functions of the BIS. Now the second is the fruit product order, FPO. जो फूड प्रोडक्ट ऑर्डर है वो इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू बनाया गया था 1946 में. 1955 में इस ऑर्डर में कुछ रिवीजन किए गए थे अंडर द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट. ये जो ऑर्डर है इसे कौन मैनेज करता है? फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज. जो फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड है कौन सी मिनिस्ट्री का? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का, वो इस ऑर्डर को ऑपरेट करता है. फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर जो है ये मिनिमम स्टैंडर्ड्स बताता है क्वालिटी के, किसके लिए? डिफरेंट फ्रूट्स और वेजिटेबल प्रोडक्ट्स के लिए, और किस तरीके की स्टैंडर्ड मिनिमम फैसिलिटीज होनी चाहिए वेजिटेबल और फ्रूट प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज और सेल्स के. जो PFA प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन और FPO जो है आपका फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर है, ये डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के थ्रू लगाए जाते हैं. The agricultural marketing advisor is authorized by law to issue a license for manufacturing fruits and vegetable products after due inspection of the factory for hygiene, sanitization and quality of formulation. जो इसके मार्केटिंग के एडवाइजर्स होते हैं, ऑथराइज्ड पर्सनल होते हैं,
वो फैक्ट्री की अच्छे से जांच करते हैं, वहाँ पे हाइजीन कंडीशन कैसी है, कैसी क्वालिटी है, सैनिटाइजेशन कैसा है, और उसके बाद एफपीओ के अंडर एक उन्हें लाइसेंस दिया जाता है क्या करने का, मैन्युफैक्चर करने का फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोडक्ट्स। जो डिफरेंट इंस्पेक्टर्स होते हैं गवर्नमेंट के, वो टाइम टू टाइम जा करके फैक्ट्री में ये मेक श्योर कर सकते हैं कि जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स इन्होंने बताए हैं वो फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे। जो पैकेजिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल स्टैंडर्ड्स हैं, अगर उनका लाइसेंस है और आपकी इंडस्ट्री में वो स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं किए जा रहे हैं, देन इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस। मैन्युफैक्चर एंड लेबलिंग ऑफ फ्रूट जो होती है वेजिटेबल प्रोडक्ट्स की, इट कैन बी कैरीड आउट ओनली आफ्टर अ वैलिड लाइसेंस is issued by the licensing officer after himself satisfying with regard to the quality of the product. तो जो मैन्युफैक्चरिंग है, लेबलिंग है फ्रूट और वेजिटेबल प्रोडक्ट की, वो तभी की जा सकती है जब आपके पास एफपीओ का लाइसेंस है। जो लाइसेंसिंग ऑफिसर होता है वो खुद जाकर के मशीनरी की, इक्विपमेंट का, वर्किंग एरिया का सैनिटाइजेशन देखता है, क्वालिटी देखता है प्रोडक्ट की, और उसके बाद ही आपको लाइसेंस दिया जाता है। जो लाइसेंसर है उसके पास ये पावर होती है कि वो एफपीओ का स्पेसिफिकेशन मार्क अपने प्रोडक्ट के लेबल पर दिखा सकता है। The label on the final product are required by law to display the FPO license number. According to the law, a fruit product should or must display the license number of the FPO. Fruit and vegetable products which do not conform to the FPO specification are considered adulterated. जिन फ्रूट या वेजिटेबल प्रोडक्ट्स में एफपीओ का लाइसेंस नहीं होता वो एडल्ट्रेटेड ही कंसीडर किए जाते हैं। एफपीओ स्पेसिफिकेशंस कवर लिस्ट ऑफ constituents, method of presentation, permissible colors in the preparation, and also minimum quality requirement of the product. जो एफपीओ के आपके स्पेसिफिकेशंस होते हैं वो ये बताते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं आपके फूड प्रोडक्ट में, उसे किस तरीके से बनाया गया है, उसमें कौन कौन से परमिसिबल कलर्स ऐड किए जा रहे हैं, और जो मिनिमम क्वालिटी है आपके प्रोडक्ट की कितनी है, क्या है। An expert committee known as the Central Food Product Advisory Committee deals with all the matters relating to the FPO. जो कमिटी है कि सेंट्रल कमिटी, सेंट्रल फूड प्रोडक्ट एडवाइजरी कमिटी, ये सारे मैटर्स को डील करती है रिगार्डिंग एफपीओ। एफपीओ का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि एटलीस्ट मिनिमम जो लेवल है क्वालिटी का वो अटेन हो जाए फ्रूट और वेजिटेबल प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग अंडर द फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड रिटेलिंग कंडीशंस इन इंडिया। जो डिपेंडिंग ऑन देयर क्वालिटी जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें 4 कैटेगरी में ग्रेड किया जाता है। ऑर्डिनरी कैटेगरी, फेयर कैटेगरी, गुड कैटेगरी एंड स्पेशल कैटेगरी, ये 4 कैटेगरी दी जाती है। The order lays down specifications and quality control requirement on products and marketing of the following food products. अब ये सारे वो फूड प्रोडक्ट्स हैं जिनके लिए एफपीओ ने स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं, मिनिमम क्वालिटी स्टैंडर्ड्स स्पेसिफाई कर रखे हैं। कौन कौन से हैं, जैसे फ्रूट जूस, पल्प कॉन्सेंट्रेट, स्क्वैशेस, कॉर्डियल्स, क्रश, fruit syrups, nectar, aerated water containing fruit juice, fruit nectar, canned mango pulp, sweetened aerated water, barley water, synthetic syrups, jams, fruit cheese, fruit jellies, marmalades, candied and crystallized or glazed fruit and peel, preserves, fruit chutneys, tomato juices, vegetable soup, tomato puree, tomato ketchup, other sauces, then soya bean sauce and tomato sauce, soybean sauce, tamarind concentrate, brewed in synthetic vinegar, pickles in vinegar, pickles in citric juice or in brine, oil pickles,
sun-dried and dehydrated fruits, mango cereal flakes, sun-dried and dehydrated vegetables, dehydrated onions. इन सभी प्रोडक्ट्स के लिए जो मिनिमम क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस और स्पेसिफिकेशन और स्टैंडर्ड्स हैं वो एफपीओ में लेट डाउन किए जाते हैं. अदर देन दीज स्पेसिफिकेशन, जो ऑर्डर है इट आल्सो लेज डाउन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स रिगार्डिंग कैसे कंटेनर होना चाहिए, इसके लिए भी इसमें स्टैंडर्ड होता है. लेबलिंग की क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है, पॉइजनस मेटल्स की कितनी कॉन्सेंट्रेशन लिमिट होनी चाहिए फ्रूट प्रोडक्ट में, हार्मलेस फूड कलर्स की क्या लिमिट होती है आपके फूड प्रोडक्ट्स में. इसी तरीके से लिमिट्स ऑफ परमिटेड प्रिजर्वेटिव्स इन फ्रूट प्रोडक्ट्स, अदर परमिटेड एडिटिव्स, इन सब का स्पेसिफिकेशन एफपीओ के अंदर दिया जाता है. नाउ जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इट इज मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स ऑर्डर 1992. जो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स ऑर्डर है 1992 का, इट इज एक्सरसाइज्ड अंडर द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट and is regulated by the Ministry of Agriculture through the Department of Animal Husbandry and Dairying and Fishery. So Ministry of Agriculture इसको रेगुलेट करता है. कौन सा डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग एंड फिशरी. ओके, अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर, इस ऑर्डर के अंदर वो सारे स्टैंडर्ड्स दिए जाते हैं आपके जो एक डेयरी को फॉलो करने चाहिए. It is essential for a dairy plant to process more than 10,000 liters of milk per day. अगर इसका सर्टिफिकेशन चाहिए तो, और हैंडल more than 500 tons of milk solids per annum. जो प्रोडक्शन, कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई चेन होती है मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स की, उसे एमएमपीओ कंट्रोल करता है. एमएमपीओ मींस मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर 1992. ओके, सो क्या क्या कंट्रोल करता है, प्रोडक्शन, कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सप्लाई ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स. इस ऑर्डर में क्या क्या सेट किया गया है कि कितनी आपकी किस तरीके की सैनिटरी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए डेयरी में, डेयरी के अंदर किस तरीके की मशीनरी होनी चाहिए, आपकी जो वर्किंग एरिया है, प्रीमाइसेस है, उसमें किन किन चीजों पे क्वालिटी कंट्रोल करना आवश्यक है, इसमें सर्टिफिकेशन दिया जाता है. पैकिंग और मार्किंग में क्या स्टैंडर्ड्स हैं, लेबलिंग के क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स में. ये सारे के सारे जो स्टैंडर्ड्स हैं ये एमएमपीओ के अंदर दिए जाते हैं, बताए गए. ये जो स्टैंडर्ड्स हैं स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर ऑल्सो अप्लाई टू द इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स. एमएमपीओ के ऑर्डर के जो स्टैंडर्ड्स हैं यही स्टैंडर्ड्स इम्पोर्टेड मिल्क प्रोडक्ट्स को भी अप्लाई होते हैं. हर वो इंसान जो एक डेयरी चला रहा है, बिजनेस हैंडलिंग कर रहा है, उसे हैंडलिंग, प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स अगर वो कर रहा है तो उसे प्रॉपर लेबल अपना देना चाहिए मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स पर. और जो लेबल ऑन द पैकेट ऑफ द मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट शुड कंटेन, जो मिल्क प्रोडक्ट्स का जो लेबल होता है उसमें ये सभी चीजें लेबल के ऊपर होनी चाहिए. क्या क्या है, द नेम, ट्रेड नेम और डिस्क्रिप्शन ऑफ द आर्टिकल कंटेन इन द पैकेज. मतलब मिल्क प्रोडक्ट का नाम या फिर ट्रेड नेम जो है या फिर क्या आइटम है उसमें पैकेज के अंदर, ये लेबल के ऊपर लिखा होना चाहिए. सेकंड, नेम एंड बिजनेस एड्रेस द होल्डर ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एंड नंबर. जिस इंडस्ट्री का, जिस प्लांट का सर्टिफिकेशन नंबर, सर्टिफिकेट है, उसका नाम और बिजनेस एड्रेस होना चाहिए लेबल पर. कितना नेट वेट है या वॉल्यूम है वो लेबल के ऊपर होना चाहिए. बैच नंबर और कोड नंबर होना चाहिए अगर उसकी क्वांटिटी 60 ग्राम या 60 ml से ज्यादा है. इसी तरीके से मंथ, ईयर एंड डेट ऑफ मैन्युफैक्चर होना चाहिए मिल्क के पैकेट के ऊपर या मिल्क प्रोडक्ट के पैकेजिंग के ऊपर.
The date of manufacture for the packages contain sterilized milk and infant milk product. A holder of registration shall not pack milk or milk product other than those processed or manufactured by him or those obtained from any other person holding registration certificate. जो डिफरेंट सैनिटरी और हाइजीन कंडीशंस होती हैं किसी भी एक डेयरी में अकॉर्डिंग टू द एमएमपीओ, वो आपकी क्या क्या है? सबसे पहली कंडीशन है फैसिलिटीज फॉर हाइजीनिक हैंडलिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ नॉन पैक्ड रॉ मटेरियल। जो आपके फूड प्रोडक्ट्स, मिल्क या डेयरी प्रोडक्ट्स बन रहा है, उसकी प्रॉपर हाइजीनिक तरीके से हैंडलिंग होनी चाहिए, और जो नॉन पैक्ड रॉ मटेरियल है उसकी भी हाइजीनिक तरीके से हैंडलिंग की फैसिलिटी होनी चाहिए प्लांट में। एप्रोप्रिएट प्रोटेक्शन होना चाहिए इंसेक्ट से, रोडेंट, पेस्ट, मच्छर, मक्खी, इन सब चीजों से प्रोटेक्शन अवेलेबल होना चाहिए और इनको डिस्ट्रॉय करना चाहिए कंटिन्यूसली, सिस्टमैटिक वे में इनका कंटिन्यूस कंट्रोल होना चाहिए। Instruments and working equipment intended to come in direct contact with the raw material will be made watertight and non-corrosive as they are intended for human consumption. जिन मशीनरी से या इक्विपमेंट में आपके मिल्क प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग होगी, उसमें हमें ये मेक श्योर करना होता है कि वो नॉन कोरोसिव होने चाहिए। एप्रोप्रिएट फैसिलिटीज होनी चाहिए क्लीनिंग की, डिसइंफेक्टिंग की। आपकी जो फैक्ट्री है, जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, उसमें भी प्रॉपर क्लीनिंग होनी चाहिए, और इसके साथ साथ जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं जिनमें आपका मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट प्रोसेस हो रहे हैं, उनकी CIP होनी चाहिए। CIP इज क्लीनिंग इन प्लेस। एन एडुकेट वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम शुड बी देयर। जो डेयरी से आपका वेस्ट वाटर रिमूव निकलता है बाहर, उसके लिए प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम बना होना चाहिए, जो कि अप्रूव्ड होना चाहिए PCB से, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से। सप्लाई ऑफ पोर्टेबल वाटर और नॉन पोर्टेबल वाटर इज आल्सो परमिटेड if it does not risk the contamination of the dairy products. Appropriate number of changing rooms होने चाहिए, जिसमें कि जो फ्लोर्स हैं वो स्मूथ, वाटरप्रूफ, वॉशेबल होनी चाहिए। The facility or the dairy facility should also contain lockable room or secure place for storage of detergents, disinfectants and similar substances. Room with adequate capacity for storing raw material and dairy products. Raw material के लिए एक proper store room होना चाहिए। Working area should be maintained hygienically. जहाँ आपके milk product की processing चल रही है, उसको हाइजीनिकली रखना, उसमें हाइजीन प्रॉपर मेंटेन होनी चाहिए। The production of heat treated milk or manufacture of milk based products which might pose a risk of contamination to other dairy products shall be carried out in a clearly separate working area. जो डिफरेंट आपके मिल्क प्रोडक्ट्स हैं जिनसे कि कंटेमिनेशन हो सकता है दूसरे डेयरी प्रोडक्ट्स में, उनको सेपरेट और क्लियर वर्किंग एरिया में प्रोसेस करना चाहिए। डेयरी फैक्ट्री में प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, लाइटनिंग होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1948। नंबर ऑफ फैसिलिटीज होनी चाहिए हॉट और कोल्ड रनिंग वाटर की प्रॉपर, और फैसिलिटी होनी चाहिए क्लीनिंग टूल्स, इक्विपमेंट्स एंड इंस्टॉलेशंस। Products which have not undergone same treatment shall be placed together to avoid cross-contamination. So that is all for today. We have studied the MMPO, that is the Milk and Milk Products Order 1992. We have also studied the FPO, Fruit Product Order, and PFA, Prevention of Food Adulteration. We have also covered the BIS, Bureau of Indian Standards. In the next lecture, we will cover MPO,
PFA, we have covered okay, PFA and edible oils packaging order. Okay, so this is all for today. If any student face any problems, then he or she can mail me, you can email me, or also you can ask your query on the Google Classroom.